हेलो एवरीवन, मैं हूं बालाराम और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इसके आंसर के बारे में। चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, मल्टीपल पार्टी सिस्टम है इंडिया में, यानी कि हमारे देश में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियां हैं। तो सभी प्रकार पॉलिटिकल पार्टियों के सामने कुछ चुनौतियां यानी कि चैलेंजेस आता है। ठीक है, ये चैलेंजेस क्या क्या है इसके बारे में आज हम विस्तारित रूप से डिस्कस करेंगे। देखिए, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज अवेलेबल इन इंडिया। इंडिया हैज़ ए मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है, तो मल्टी पार्टी सिस्टम होने के कारण यहाँ पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, लेकिन अगर देखा जाए सभी पॉलिटिकल पार्टियों के सामने कुछ चुनौतियाँ हैं। ठीक है, तो ये चैलेंजेस यानी कि चुनौतियाँ क्या क्या है, जैसे कि द फर्स्ट चैलेंजेस फेस्ड बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी इज नेम इज़ लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। यानी कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टियों के सामने सबसे बड़ा जो चैलेंजेस यानी कि चुनौतियाँ है वो है इंटरनल डेमोक्रेसी का कमी। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टियां क्या करते हैं, यानी कि अपना पॉलिटिकल पार्टियों का जो मीटिंग है ठीक समय पे समय नहीं बुलाते हैं या कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से देखा जाए तो इंटरनल डेमोक्रेसी का काफ़ी कमियां हैं। इंटरनल डेमोक्रेसी में ये भी हो सकता है जैसे कि एक पॉलिटिकल पार्टियों में एक संगठन होता है, वो संगठन में किसको किस प्रकार के पद मिलेगा, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा, ये डिपेंड करता है उस व्यक्ति का काबिलियत के ऊपर। ऐसा नहीं होता है कई बार। ठीक है, क्योंकि किसी का अगर पहचान है, किसी बड़े लीडर के अगर वो करीबी हैं तो उनको आसानी से एक बड़े पोस्ट मिल जाता है। बाकी में वो अगर उस पोस्ट के लिए काबिल नहीं है तो भी उनको मिल जाता है। इसके अलावा इस प्रकार से देखा जाए तो जो व्यक्ति या डोर टू डोर कैंपेन कर रहे जिसमें काबिलियत हैं, जो काफ़ी दिनों से उस पॉलिटिकल पार्टी में काम कर रहे हैं, लेकिन उनको अच्छा पोस्ट यानी कि उसका प्रमोशन मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो स्वाभाविक रूप से इंटरनल डेमोक्रेसी वन ऑफ द मेन चैलेंज फेस बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सामने इंटरनल डेमोक्रेसी का कमियां एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा हम पॉइंट की बात करें तो है वो डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन is another problem और another challenge faced by any political party। डायनेस्टिक सक्सेशन का हिंदी करें तो परिवारवाद यानी कि वंशवाद नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हमारे देश में भी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियां ऐसा हैं जो जिस पॉलिटिकल पार्टियों में बड़े पोस्ट या उस पॉलिटिकल पार्टी में अगर कुछ विशेष पोस्ट अगर मिले तो किसी एक परिवार के व्यक्ति को ही मिलता रहता है। ठीक है, तो इसे वंशवाद या डायनेस्टिक सक्सेशन नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अगर उदाहरण के हिसाब से देखें तो कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी का आप देख लीजिए। ठीक है, आपकी बुक में ये मेंशन नहीं है, लेकिन आप बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इस पॉलिटिकल पार्टी में आप देखते हैं बड़े बड़े जो पोस्ट हैं मैक्सिमम टाइम में एक ही परिवार से इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये होता है क्योंकि कई बार जो काबिल है यानी कि जिस व्यक्ति इस पॉलिटिकल पार्टी को और ऊंचाई तक ले जा सकते हैं तो उनको बड़े पोस्ट नहीं मिल पाते। कई बार ऐसा देखने को मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि वो परिवारवाद के कारण उसको मौका नहीं मिलता है। कई बार या जो ग्राउंड लेवल में बहुत अच्छा काम करते हैं वो उसका प्रमोशन नहीं हो पाता है। अगर इस प्रकार के पॉलिटिकल पार्टीज़ के खिलाफ अगर बात करें तो क्या होता है, उसको कई बार पॉलिटिकल पार्टी से यानी कि राजनीतिक दल से निकाला जाता है। ठीक है, तो सिर्फ मैंने एक उदाहरण दिया है कांग्रेस का, लेकिन इस भारत के पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में देखेंगे। समाजवादी पार्टी, बीजू जनता दल, शिरोमणि अकाली दल, तेलुगु देशम पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी। ठीक है, ऐसा बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियों का नाम हम ले सकते हैं जिसमें वंशवाद यानी कि परिवारवाद बहुत जोर शोर से है। ठीक है, आप अगर इस पॉलिटिकल पार्टियों का लीडर का एक सीक्वेंस बना लेते, लीडरशिप का अगर एक लिस्ट बना लेते तो आपको पता चल जाएगा जो बड़े बड़े पोस्ट हैं इस पोस्ट को मिल जाता है एक ही परिवार यानी कि उस परिवार के मुखिया या किसी और व्यक्ति को। ठीक है, तो वंशवाद यानी कि डायनेस्टिक सक्सेशन ये एक बहुत बड़ा चुनौतियाँ हैं। तीसरी पॉइंट के बारे में बात करें तो मनी एंड मसल पावर।
ठीक है। मनी एंड मसल पावर वन ऑफ द अनदर इम्पोर्टेंट चैलेंजेस फेस बाय एनी पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के सामने मनी एंड मसल पावर का एक बहुत बड़ा चुनौतियां हैं, विशेष खास करके चुनाव के समय। ठीक है, क्योंकि आप भी देखते होंगे चुनाव के समय बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियां ऐसा हैं, जिस पॉलिटिकल पार्टियां ऐसा व्यक्ति को उम्मीदवार बनाते हैं जो काफ़ी गुनहगार हैं, यानी कि जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, लेकिन वो बाहुबली और पैसा वाला होने के कारण उनको आसानी से टिकट मिल जाता है। कैसे? क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टियों के सामने फंड एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। तो धन और बाहुबल के बल पर इस प्रकार के बहुत सारे व्यक्ति आसानी से उनको टिकट मिल जाता है और चुनाव जीत भी जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो फ्रेश कैंडिडेट जिस प्रकार के कुछ कैंडिडेट है जिसके ऊपर कोई भी दाग नहीं है, यानी कि बेदाग चरित्र का है या उसका कोई क्रिमिनल केसेस नहीं है, ऐसा व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पाते। क्यों? क्योंकि हो सकता है उनके पास धन और बाहुबल नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार की बाहुबली जो लोग होते हैं, नेता होते हैं, उसको आसानी से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, जो पॉलिटिकल पार्टी में जाना चाहते हैं तो उसको चुनाव के समय वो टिकट हासिल कर सकता है। इससे ये होता है जो युवा हैं, यानी कि जो इस राजनीति को, यानी कि हमारा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हमारे जो सिस्टम है, इस सिस्टम को बदलना चाहते हैं या उसमें जो भ्रष्टाचार है इसके ख़त्म करना चाहते हैं, तो उनको मौका नहीं मिलता है। ठीक है, इसके अलावा डेमोक्रेटिक कंट्री में हम कई बार देखते हैं चुनाव के समय कई सारे पॉलिटिकल पार्टियां धन और बल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पैसा डोनेट कर देते हैं, इसके अलावा डराना चमकाना, इस प्रकार की कंडीशंस की वजह से भी वोट प्रभावित होता है, यानी कि जनता वोट देने के लिए झिझकता है, डरते हैं और घर से कई बार ऐसा होता है वोट देने के लिए वो बाहर नहीं निकलते हैं। तो इससे क्या होगा, एक हम ईमानदार कैंडिडेट, ईमानदार रिप्रेजेंटेटिव को हम चुन नहीं पाते और इस प्रकार से देखा जाता है राजनीति में अपराधीकरण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आज के समय में राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स में क्रिमिनल बहुत सारे होने के कारण राजनीति में अपराधीकरण भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। आपको ऐसा कॉमन चीज़ें देखने को मिलेगा, कोई एक आपराधिक व्यक्ति एक प्रशासनिक हेड या प्रशासन में जो बड़े ऑफिसर है उसको भी कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, तो मनी एंड मसल पावर एक बहुत बड़ा चुनौतियां हैं दूसरे किसी भी पॉलिटिकल पार्टियों के सामने। ठीक है, इसके अलावा हम एक लास्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, वो है लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। ठीक है, यानी कि आज के समय में देखा जाए बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियां हैं, लेकिन इन सब पॉलिटिकल पार्टियों में जो आइडियोलॉजी है बिल्कुल एक जैसा ही देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। जैसे कि अगर बात करें ब्रिटेन के लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी में से ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो इससे क्या होता है, जो जनता है, पब्लिक है, वो वोट डालने के समय सोचते हैं दोनों पॉलिटिकल पार्टियां में से डिफरेंसेस तो नहीं है, तो हम किसको चुनाव करें, किसको वोट दें, किस कैंडिडेट को चुनाव करें। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, कई बार मीनिंगफुल चॉइस यानी कि उसके सामने कोई एक दूसरा ऑप्शन ना होने के कारण उनको उनका ना चाहते हुए भी उनको वोट देना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर देखा जाए हमारे देश में भी ऐसा कई बार देखा जाता है, दक्षिणपंथी, वामपंथी, इन सब पॉलिटिकल पार्टियों का एक विशेष रूप से आइडियोलॉजी होता है, लेकिन ऐसा बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी है जिसका आइडियोलॉजी एक जैसा होता है, तो जनता के सामने एक अपॉर्चुनिटी यानी कि एक मीनिंगफुल चॉइस ना होने के कारण इस प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये था कुछ चैलेंजेस के बारे में जो कि हर पॉलिटिकल पार्टियां फेसेस करते हैं। ठीक है, तो इससे अगर सिनॉप्सिस बनाकर अगर डिस्कस करें तो आप इसे सिर्फ 4 पॉइंट आप पहले याद करें। चैलेंजेस ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टीज आर मेनली नंबर 1 लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, नंबर 2 डायनेस्टिक सक्सेशन, नंबर 3 मनी एंड मसल पावर ड्यूरिंग इलेक्शन एंड नंबर 4 लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ गया है। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें ताकि हर अपडेट आपको मिलते रहे। धन्यवाद।